आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जो हम सबके बचपन के बहुत करीब है। बचपन की उन कहानियों को जरा याद कीजिए। लगभग हर किसी की कोई ना कोई ऐसी फेवरेट कहानी जरूर रही होगी जिसमें मेन कैरेक्टर एक जानवर था। लेकिन क्या कभी ये विचार मन में आया है कि इंसानों को बुनियादी बातें सिखाने के लिए हमें इन काल्पनिक जानवरों की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। बोलने वाले जानवर हमें इंसानों से बेहतर क्यों सिखाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव है। हम यहाँ सिर्फ बचपन की उन मीठी यादों या नॉस्टैल्जिया की बात नहीं करने वाले। हम असल में बिहेवियरल साइंस और मोरल डेवलपमेंट के बिल्कुल सॉलिड डेटा को देखेंगे। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि एक भालू या खरगोश की कहानी किसी इंसानी किरदार के मुकाबले हमारे दिमाग पर इतना गहरा और लंबा असर कैसे डाल देती है। तो चलिए आते हैं अपने पहले हिस्से पर, जानवरों के किरदारों का जादू। इसे समझने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को जानना होगा, जिसे मानवीकरण या एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। असल में होता क्या है, जब हम जानवरों में इंसानी आदतें डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए खरगोश जो पॉकेट वॉच देखता है या एक भालू जिसे शहद का चस्का है, तो ये सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं होता। ये एक्चुअली हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी समझ के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सोचने की क्षमता को रियलिटी की हदों से बाहर निकालता है। एक तरह से ये कल्पना की उड़ान है। अब सबसे मजेदार बात यहाँ ये है कि ये किरदार बिल्कुल एक ब्रिज या पुल की तरह काम करते हैं। शेर या कछुए जैसे जानवर कहानियों में खतरनाक नहीं लगते, इसलिए उनसे कनेक्ट करना, एक इमोशनल रिश्ता बनाना बहुत आसान हो जाता है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये किसी एक देश, रंग, रूप या जाति से बंधे नहीं होते। एक कछुए की कहानी चाहे एशिया में पढ़ी जाए, अफ्रीका में या यूरोप में, हर जगह के लोग उससे उतना ही जुड़ाव महसूस करते हैं। ये असल मायने में सच्ची समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है सुरक्षित स्थानों यानी सेफ स्पेसेस का मनोविज्ञान। तो सबसे अहम बात यह है कि जानवरों की कहानियां एक ढाल या सुरक्षा कवच जैसी होती हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कहानी में एक छोटा लोमड़ी का बच्चा है जिसने अपने किसी करीबी को खो दिया है। अब यह सिचुएशन पढ़ने वालों को दुख और शोक जैसी मुश्किल भावनाओं को समझने में मदद करती है, बिना उन्हें सीधे तौर पर डराए या परेशान किए। ये एक सेफ इमोशनल डिस्टेंस बनाए रखती है, जिससे ऐसी भारी बातों को प्रोसेस करना आसान हो जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए भाग 3 पर आते हैं, खुशहाल वन से एक सीख। इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ग्राउंड रियलिटी में देखने के लिए चलिए खुशहाल वन की इस बहुत ही प्यारी सी कहानी को देखते हैं। होता क्या है कि एक दमदार नाम का हाथी थोड़ा स्वार्थी हो जाता है और पूरे जंगल के पानी पर कब्जा कर लेता है। अब शेरू शेर, टीटू तोता, मीकू बंदर और चूचू गिलहरी जैसे दोस्त परेशान हो जाते हैं। फिर वे जाते हैं अक्कल उल्लू के पास। वहां उन्हें समझ आता है कि भाई मसला शारीरिक ताकत का नहीं है, एकता का है। फिर सब मिलकर आवाज उठाते हैं, हमारा वन हमारा पानी। और यकीन मानिए, इस जबरदस्त एकता के आगे उस विशाल हाथी को भी झुकना ही पड़ता है। उस बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, आजादी ताकत से नहीं बल्कि एकता से मिलती है। ये बात बिल्कुल परफेक्टली दिखाती है कि कैसे जानवरों के ये किरदार दुनिया की किसी भी बाउंड्री को तोड़कर हमें जिंदगी के कितने गहरे सबक सिखा देते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, साथ खड़े होना, यही तो सच्ची आजादी है ना? चलिए अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 4, नैतिक कहानियों का विज्ञान। अब जरा बिहेवियर साइंस के इस शानदार एक्सपेरिमेंट को देखिए। आखिर सवाल ये था कि क्या ये नैतिक कहानियां सच में काम करती हैं? इसे टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने 7 से 11 साल के बच्चों पर एक टेम्पटेशन रेजिस्टेंस पैराडाइम यानी प्रलोभन प्रतिरोध का टेस्ट किया। उन्होंने क्या किया, बच्चों को एक कमरे में बिठाया और उनके ठीक पीछे एक अजीब सी आवाज करने वाला डांसिंग कैक्टस खिलौना रख दिया। बच्चों से सख्त कहा गया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है और रिसर्चर्स कमरे से बाहर चले गए। अब जैसा कि होता ही है, उत्सुकता में आकर कुछ बच्चों ने पीछे मुड़कर देख लिया। लेकिन असली टेस्ट तो तब शुरू हुआ जब रिसर्चर्स वापस आए और उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था। पर देखिए, सवाल पूछने से पहले रिसर्चर्स ने एक छोटी सी ट्रिक खेली। उन्होंने बच्चों को 2 अलग अलग तरह की नैतिक कहानियां सुनाई।
एक ग्रुप को भेड़िया आया वाली कहानी सुनाई गई, जिसमें झूठ बोलने के बहुत भयानक और नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाए गए हैं। वहीं दूसरे ग्रुप को जॉर्ज वॉशिंगटन और चेरी के पेड़ की कहानी सुनाई गई, जिसमें सच बोलने और ईमानदारी के पॉजिटिव रिजल्ट्स पर फोकस किया गया था। पूरा मकसद ये देखना था कि आखिर कौन सी कहानी बच्चों को अपनी गलती मानने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। और इसके जो नतीजे आए वो हमारे भाग 5 में हैं। सकारात्मक परिणाम सबसे अच्छा काम करते हैं। जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई में चौंका देने वाले थे। यहाँ सबसे बड़ा और क्लियर डिफरेंस जो देखा गया वो ये था कि जिन कहानियों में झूठ बोलने की सज़ा या उसके नेगेटिव परिणामों पर जोर दिया गया था, वो ईमानदारी बढ़ाने में बिल्कुल, जी हाँ, पूरी तरह से फेल हो गईं। इसके बिल्कुल उलट, जिन कहानियों ने सच बोलने के फायदे और इनाम पर फोकस किया, उन्होंने प्रैक्टिकली जादू का काम किया और झूठ बोलने की आदत को काफ़ी हद तक कम कर दिया। यहाँ बॉटम लाइन ये है कि सच बोलने से अच्छा होता है। ये मैसेज डराने धमकाने से कहीं ज़्यादा ताकतवर निकला। अगर हम इस डेटा को उम्र के हिसाब से बांटकर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 7 से 10 साल तक के बच्चों पर पॉजिटिव कहानियों ने बिल्कुल चमत्कार किया। साइकोलॉजी कहती है कि ये वो उम्र है जब बच्चे रूल्स मानने और अच्छा बच्चा बनने की स्टेज में होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 साल की उम्र तक आते आते इन कहानियों का असर कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस एज में मॉरल रीजनिंग यानी सही गलत की समझ बाहरी कहानियों से शिफ्ट होकर सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ चली जाती है। और नेगेटिव कहानियों का क्या? उनका तो किसी भी उम्र में कोई खास पॉजिटिव असर दिखा ही नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए चलिए एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आते हैं। अगर सच बोलने के फायदे गिनाने वाली ये पॉजिटिव कहानियां बच्चों को सबसे ईमानदार बना सकती हैं, तो फिर जरा सोचिए, समाज में, न्यूज़ मीडिया में या आपस की बातचीत में वयस्कों को यानी अडल्ट्स को किस तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी रोजमर्रा की ये कहानियां ही हमारे समाज के बर्ताव को किसी अनजाने रास्ते पर ले जा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हम सबको थोड़ा ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।